हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज पे किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें मिल सकते हैं, वो सब हमने देखा था। ओके, सो अब अभी हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इस टॉपिक से सीरियसली 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस फिक्स हैं और उनके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। सो 3 टाइप के मेथड्स हमारे पास होते हैं, जो कि मैंने कल उनका थोड़ा सा बता दिया था, आपको आइडिया दे दिया था। फर्स्ट आपके पास होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, एक होता है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक होता है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन, और एक हमारे पास होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, अभी हमें इन तीनों के अंदर एक एक करके पढ़ना है, और क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फ्रिक्शन का है, कंडक्शन का है या इंडक्शन का है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रिक्शन हम जानते हैं क्या होता है कि नहीं, दो बॉडीज के बीच में इस तरह से रबिंग होना, रगड़ना उनको एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो बॉडीज होगी और उनको आपस में रब करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन जब होता है तो हमें पता है वहां पे हीट जनरेट होती है, तो वहां पे एनर्जी जनरेट हो रही है। और वो एनर्जी क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि जब आप किसी बॉडी पे कोई वर्क करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, तो वो वर्क जो होता है वो उस सिस्टम को एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है। वी नो एनर्जी और वर्क क्या है, इंटरचेंजेबल होते हैं। वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब हम किन्हीं दो बॉडीज को रगड़ते हैं तो हम मेहनत कर रहे हैं, यानी कि हम वर्क अप्लाई कर रहे हैं, और वो वर्क जो होगा वो एनर्जी में या फिर हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो एनर्जी होती है वो उन बॉडीज के इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके अपना खुद का एटम छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकल के जाएंगे कहाँ, दूसरी बॉडी वहां पे है, तो दूसरी बॉडी के पास वो चले जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो बॉडीज लेनी है। सो सपोज ये दो बॉडीज आपने ली है, ओके, और यहाँ पे आपने इनको फ्रिक्शन अप्लाई किया है, इस जगह से आप इसको रगड़ रहे हैं दोनों बॉडीज को, तो किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और दूसरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो जिसके पास चला जाएगा उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे वो निकलेगा उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से जो फ्रिक्शन है वो काम करता है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, आई मीन हम कैसे बता पाएंगे कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, किस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखिए, आपके पास एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें पूछा जा सकता है वर्क फंक्शन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो बॉडीज दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि एक का वर्क फंक्शन इतना है, दूसरे का वर्क फंक्शन इतना है, बताइए जब दोनों को रब करेंगे तो किसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। सो इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ आपको कि वर्क फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है। कोई भी जो मान लीजिए बॉडी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को उस बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी आप देना चाहते हो, वो मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ओके, किसी भी बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जब आप इन दोनों बॉडीज को रब कर रहे थे तो आपने एनर्जी जनरेट करी, और वो एनर्जी इन दोनों बॉडीज के पास जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन जो है वो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका वर्क फंक्शन मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, वर्क फंक्शन जो होता है वो पोटेंशियल की वैल्यू होती है, जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट। अभी तो हमने पोटेंशियल के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैं बस आपको एक तरह से वैल्यू बता रही हूँ। तो सपोज इसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मान लीजिए इसकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इसका ये मतलब होगा कि जब आपने इन दोनों को रब किया है तो जो एनर्जी आपने जनरेट करी है वो एनर्जी में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों बॉडीज के पास जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब दूसरी बॉडी को मिलेगा तो दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली बॉडी को मिल जाएगा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ध्यान रखिएगा, जिसका वर्क फंक्शन छोटा होगा, कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो जिसके पास जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो कंक्लूजन क्या होगा, अगर मान लीजिए दो बॉडीज को आप रब कर रहे हैं तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन पहले ही बाहर निकल जाएगा तो उसके पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और उन दोनों बॉडीज में जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये हमारे पास होती है कि रैंडमली दुनिया में से कोई भी दो चीजें उठा के अगर आप रगड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि उनके पास चार्ज आ जाएगा, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है लेकिन दूसरी बॉडी जो है सपोज वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो जल्दी से किसी इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब नहीं करती है, अपने अंदर आने नहीं देती है, तो वो उस चार्ज को रिजेक्ट कर देगी, राइट। तो इसलिए हमारे पास कुछ पेयर्स फिक्स होते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। सो हमें अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ वो 4-5 जो पेयर हैं बस वो याद रखने हैं। अब वो 4-5 पेयर कौन कौन से हैं, तो आपको एक टेबल याद रखनी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए मैं कुछ पेयर यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, सपोज आपके पास एक ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं, ये पहला पेयर है, एक एक को करके हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज ये आपके पास आपने सिल्क का कोई क्लॉथ लिया है, राइट, और आपने ग्लास की रोड जो है, ये ग्लास की रोड है, इस ग्लास की रोड को सिल्क के क्लॉथ से पोंछ लिया या रगड़ लिया, तो रब करने के बाद जो ग्लास रोड है उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज और जो सिल्क क्लॉथ है उसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज। इस टेबल में इस पेयर को लिखने का ये मतलब होता है। सेकेंड आपके पास यहाँ पे है फर, ठीक है, फर का मतलब भी एक तरह से ये पीस ऑफ क्लॉथ ही होता है या फिर जो हम बर्ड्स लेते हैं उनका जो फर होता है वैसा, बट एग्जाम में आपको फर नाम से ही मिलेगा, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मटेरियल का नाम है बेसिकली, यहाँ पे हम मतलब हम जो ले रहे हैं सब्सटेंस, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा रबर या फिर इबोनाइट रोड। रबर जो है उसको जब फर से रगड़ा जाएगा तो रबर के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, फर जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा एक मटेरियल होता है विच इज कॉल्ड इबोनाइट, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि इबोनाइट रोड को फर के साथ रब किया गया है तो बताइए किसके पास कैसा चार्ज आएगा। सो इबोनाइट के पास नेगेटिव चार्ज आएगा एंड फर के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। इसके बाद आपके पास 4 ही पेयर आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने कंपल्सरी है, ध्यान रखिएगा। वुलन क्लॉथ को आप एम्बर अगेन एक मटेरियल का नाम है, सो आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में आप समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसका कोई डेरिवेशन नहीं है कि वो डेरिवेशन करके आपको पता चल जाएगा कि एम्बर के पास नेगेटिव चार्ज आया। जब आपको यही नहीं पता है कि एम्बर क्या होता है तो कहाँ से आपको उसका वर्क फंक्शन पता रहेगा, कहाँ से आपको उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की पता रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज तो बाद की बात है जब आप वो मटेरियल को ही नहीं जानते हैं। और अगर आप मटेरियल को जानते हैं तो फिर आपको ये बस 4 पेयर याद करने हैं, लर्न रखने हैं, सो उससे हो जाएगा। सो देखो वुलन का क्लॉथ जो है अगर उसको एम्बर के साथ रगड़ा जाए या फिर वुलन के क्लॉथ को किसी प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट से रगड़ा जाएगा तो प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और वुलन क्लॉथ के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हमने बचपन में बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है, विच इज ड्राई हेयर एंड कॉम्ब। बाल को, सूखे बालों को जब कंघी से बनाते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं हमारे बाद में, और वो जो कंघी है उस पे आपके पास क्या आने लग जाता है,
दोनों के पास चार्ज आ जाता है, लेकिन ड्राई हेयर के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉम्ब के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। सो ये जो टेबल है, बस ये टेबल आपको याद रखनी है और आप ध्यान रखिएगा कभी भी इसमें जो पेयर हैं उस पेयर से हटके आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। अगर इस पेयर से हटके कोई दूसरा पेयर आता है तो मैं उसका एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगी कि उसमें आपको सारी चीजें डायरेक्टली प्रोवाइड की हुई रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास, अब देखो ये फ्रिक्शन का हमने पूरी चीज पढ़ ली है और ये मैंने एग्जांपल भी आपको करके बता दिया है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप फर लेते हो और यहाँ पर आप इबोनाइट मटेरियल से बनी हुई बॉडी लेते हो, दोनों को रगड़ते हो, तो थोड़ी देर बाद इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके फर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका ये मतलब है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ अगर इससे क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन से पहले एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे ये सवाल पूछूं मैं कि बताइए फ्रिक्शन जो प्रोसेस है और फ्रिक्शन के थ्रू अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज कर रही हूं तो क्या उसमें जो दोनों बॉडीज इन्वॉल्व है उनका मास चेंज होगा? यस, इसका आंसर है यस। देखो जब आप दो बॉडीज ले रहे, ओ सॉरी, फ्रिक्शन में दोनों को टच करेंगे ना, ये देखो दोनों बॉडीज हमारे पास है ए एंड बी और दोनों के बीच में फ्रिक्शन करवा रहे हैं, तो फ्रिक्शन के थ्रू जाहिर सी बात है किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे की तरफ जा रहा है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका मास डिक्रीज होगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका मास इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे मास चेंज होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरी बॉडी के पास जा रहा है, जबकि हम देखेंगे कंडक्शन इंडक्शन में कुछ अलग प्रोसेस होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आएगा? फ्रिक्शन से क्वेश्चन कैसे आएगा? इफ अ ग्लास रोड इज rubbed with silk, it acquires a positive charge। देखो इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते हैं फ्रिक्शन से, बिकॉज देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क, बताया था ग्लास रोड अगर आ जाएगा तो सिल्क उसके साथ में आएगा ही आएगा। बोल भी रहा है कि इट अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो सकता है इसके पॉजिटिव चार्ज होने का? प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट, protons are removed from it, electrons are added to it, और डी ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। ऐसा क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन से। सो आपने ग्लास रोड को अगर सिल्क से रब किया है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, और आप बताइए पॉजिटिव चार्ज की वजह के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ग्लास रोड में प्रोटॉन बढ़ गए या वहां से इलेक्ट्रॉन हट गए? तो ये तो मैंने कल वाले लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि चार्जिंग जब भी होगी तो चार्जिंग में कभी नाम भी नहीं लेना है हमें प्रोटॉन का, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जाके न्यूक्लियर फोर्स से लड़के प्रोटॉन को बाहर निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास इतने फोर्स को तोड़ना, इसकी बजाय कूलम फोर्स को तोड़ो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। सो अगर ग्लास रोड के पास पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस वजह से आया होगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। पहली बात, प्रोटॉन इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन है तो हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन को किसी सिस्टम में जोड़ दिया जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। सो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर लिए गए हैं। ओके, नाउ देखो फ्रिक्शन से और कैसा क्वेश्चन बनेगा आपके पास। व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन, देखो मैंने कहा था उस पेयर से हटके कुछ और आता है, तो क्या सवाल आएगा, कैसे आएगा? व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन, ठीक है ये पॉलीथीन है, इज रब्ड विद वूल, देन अ चार्ज ऑफ -2 into 10⁻⁻7 कूलम is developed on polythene।
on polythene. What is the amount of mass? What is the amount of mass is transferred to polythene? अब देखो ये वाला सवाल, इसमें जो पेयर हमने टेबल में पढ़े थे वो पेयर नहीं आया है, पॉलीथीन और वूल का पेयर आ गया है, तो यहाँ पे हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है। एंड देखो वैसे ये जो मैंने आपको टेबल में लिखवाए हैं ये पेयर पॉपुलर पेयर है, ये जो पेयर हमने लिए हैं ये पॉपुलर पेयर हैं। अगर आपको ये भी याद नहीं होता है तो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए, दोनों में ही आपको ये चीज मेंशन की गई है कि जिनको रब किया जा रहा है उनमें से किसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है। बट फिर भी फॉर द सेफ साइड चार लाइनें तो याद रखनी है, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये याद रख लेना चाहिए। अब ये देखो पॉलीथीन और वूल का मैंने नहीं कराया था, टेबल में नहीं लिखा था, तो आपको क्वेश्चन में उसकी नीड भी नहीं आ रही है, वो आपको दे रहा है कि किसके पास कितना कैसा चार्ज आया है। सो अगर पॉलीथीन को सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे है हमारा पॉलीथीन और इसको रब किया गया किससे, वूल से, और रबिंग की वजह से पॉलीथीन के पास कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। ठीक है, इसके पास आया है नेगेटिव, तो इसके पास कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी वूल से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले हैं और पॉलीथीन के पास चले गए। तो कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन, यानी कि पॉलीथीन को कितना मास ट्रांसफर हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतना पता है कि पॉलीथीन के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो हमें इस चार्ज से ये पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के पास गए हैं। सो बेसिकली आपको चार्ज दिया है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, जो कि हमने कल के लेक्चर में निकालना सीखा था। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको बताया था किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज जो होता है वो इंटीजर नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज द क्वांटा ऑफ चार्ज, तो वो हमारे पास इक्वल होता है। अब इस Q की वैल्यू हमको कितना दिया है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। आप देखो यहाँ पे अगर आप नेगेटिव लोगे तो आपके पास बात वही है, नेक्स्ट हम अगर दूसरे साइड में भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो माइनस ले लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ले लीजिए माइनस हमारे पास आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों साइड में कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से आप n की वैल्यू निकालेंगे तो वी विल गेट 2 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19, ये हमारे पास n की वैल्यू आएगी। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 1.25 × 10⁻12। आई बात समझ में? तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है वूल से निकल के पॉलीथीन के पास चले गए हैं, बट हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, हमें मास निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन गया था तो अपने साथ में कितना मास ले गया, 9.1 × 10⁻31 kg ले गया। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन चले गए 1.25 × 10⁻12 तो कितना मास लेके जाएंगे, 9.1 × 10⁻31 को 1.25 × 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 11.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 kg। ये देखिए पॉलीथीन जब रब करोगे तो उसका इतना मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे जा चुके हैं। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि जो फ्रिक्शन होता है उससे कैसे चार्जिंग होती है और किस तरह से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग विच इज, पहले कंडक्शन लें या पहले हम इंडक्शन लें? चलो कंडक्शन ले लेते हैं पहले, ठीक है, कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्जिंग होगी। अब कंडक्शन में क्या होता है कि आपने फ्रिक्शन में क्या था, दोनों बॉडीज को लिया और दोनों को आपस में रगड़ दिया। इसमें क्या करना, आपको एक बॉडी लेनी है और दूसरी बॉडी लेनी है और दोनों बॉडीज को सिर्फ टच करवाना है, सिर्फ उनके बीच में हल्का सा कांटेक्ट डेवलप हो जाए। टच करवाने के बाद उनको आपस में रगड़ना नहीं है। टच करवाने के बाद जब आपस में रगड़ देते हैं तो वो फ्रिक्शन हो जाएगा और सिर्फ टच करवा के छोड़ देते हैं तो वो कंडक्शन होगा। यही इनमें दोनों में फर्क है। तो जब यहाँ पे कंडक्शन होता है तो फिर क्या होता है,
एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है और ये इस तरह से बॉडी में चार्जिंग होती है और इसे हम कहते हैं कंडक्शन। अब फ्रिक्शन और कंडक्शन में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? फ्रिक्शन के लिए कंपलसरी क्या है आपके पास? फ्रिक्शन के लिए आपने क्या किया था कि दोनों बॉडीज ही आपके पास अनचार्ज हो तो भी फ्रिक्शन हो जाएगा। देखो फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, जो फर्स्ट बॉडी है और जो सेकंड बॉडी है, इनिशियली ये भी क्या थी, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब चार्ज नहीं है, मान लीजिए अनचार्ज है, ठीक है, ये भी अनचार्ज थी और ये भी अनचार्ज थी। दो अनचार्ज बॉडीज को आपस में जब फ्रिक्शन करवाया जाता है तो भी दोनों बॉडीज पे चार्ज आ जाता है, राइट? यानी कि दोनों में से किसी भी एक के पास चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, दोनों बॉडी अनचार्ज रह सकती है, किसमें? फ्रिक्शन में। लेकिन क्या कंडक्शन में ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। कंडक्शन में क्योंकि आप वहां पे एनर्जी नहीं दे रहे हो, फ्रिक्शन में क्या था, दोनों अनचार्ज थे तो हमने एनर्जी रगड़ रगड़ के, हमने एनर्जी देके और किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में डाल दिया। लेकिन कंडक्शन में क्योंकि हम बाहर से कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ उनको टच करवा के रख दिया है, तो अपने आप एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक बॉडी के पास चार्ज होना जरूरी है। तो ए या बी में से ध्यान रखिएगा, किसी भी एक बॉडी, दोनों भी चार्ज हो तो चलेगा, दोनों के पास अगर चार्ज है और एक के पास कम है एक के पास ज्यादा है तो भी वहां पे चार्जिंग होगी। लेकिन किसी एक के पास तो चार्ज होना कंपलसरी है, ध्यान रखना। एक के पास आपके क्या रहना कंपलसरी है? चार्ज रहना कंपलसरी है। तब हम जब इन दोनों में कांटेक्ट डेवलप करेंगे तो आपके पास चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो आई होप ये चीज अपन को समझ में आ गई है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडक्शन में होता है। कंडक्शन के अंदर हमारे पास एक चीज है, वो जस्ट अ मिनट, हाँ, कंडक्शन में हमारे पास ये हो जाएगा, ओके। कंडक्शन के केस में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि चार्ज जो है, मान लीजिए यहाँ तो मैंने क्लियरली आपको बोल दिया कि अनचार्ज है, ये चार्ज है तो आराम से चार्ज चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ही बॉडी पे चार्ज हो तो हम कैसे बताएंगे कि किससे निकलेगा और किसके पास जाएगा, राइट? मान लीजिए हमारे पास दोनों ही बॉडीज में कुछ कुछ चार्ज है तो हम फिर अमाउंट से कैसे पता चलेंगे? तो जो चार्ज का फ्लो होगा, मतलब किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ चार्ज जाएगा, ये डिसाइड होता है उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, सपोज इसका पोटेंशियल मैं बोल देती हूँ VA है और इसका पोटेंशियल VB है। हम पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे कूलम लॉ के बाद में, लेकिन अभी आप समझ लीजिएगा कि उस वक्त आपको पता चल जाएगा जब पोटेंशियल क्या होता है, तो तब वो चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों बॉडीज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि आपके पास चार्ज का फ्लो जो है वो होगा या नहीं होगा। देखो, अगर मान लीजिए दोनों बॉडीज का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो ये मान चलिएगा कि नो चार्ज फ्लो विल टेक प्लेस, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दोनों बॉडीज के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ओके। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो होगा। अब चार्ज जो फ्लो होगा वो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होने पे होगा या कम होने पे होगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, एरो बना रही हूं, हायर, ये अपर एरो का मतलब है ज्यादा पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएगा। और यहीं अगर नेगेटिव चार्ज का हमें फ्लो करवाना है तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये पार्ट जो ये पॉइंट्स है ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपको। बस 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, बताया जाएगा बताओ कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है या कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन, वो 4 कॉम्बिनेशन बता देंगे कि पॉजिटिव फ्लो जो है वो हायर से लोअर जाता है या पॉजिटिव लोअर से हायर जाता है, नेगेटिव हायर से लोअर जाता है या नेगेटिव लोअर से हायर जाता है। इसी तरह 4 ऑप्शन हो जाएंगे और आपको उनमें से कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मार्क करना रहेगा। सो ये पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको पता रहेगा कि कौन यहाँ पर देखो, और जब दोनों इक्वल है, दोनों पोटेंशियल अगर सेम है तो कोई चार्ज फ्लो होगा ही नहीं, बिकॉज ना तो पॉजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना ही नेगेटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडक्शन पे सवाल आएगा तो करेंगे अपन कैसे कंडक्शन क्या करते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं थर्ड, विच इज मेथड ऑफ इंडक्शन। ओके, मेथड ऑफ इंडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इंडक्शन में क्या होगा। इंडक्शन में आपके पास क्या होता है कि कांटेक्ट ही नहीं बनता है। सबसे पहले फ्रिक्शन में तो अच्छा खासा रगड़ रगड़ के कांटेक्ट बनाया, कंडक्शन में सिर्फ टच करवा दिया। इंडक्शन में आपके पास क्या होता है कि हम कांटेक्ट डेवलप नहीं करते हैं, मतलब एक बॉडी यहाँ रहेगी तो दूसरी उससे कुछ दूरी पे रहेगी, तो ये एक बॉडी हो गई और ये दूसरी बॉडी हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होगा दैट विल बी इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे आपके पास जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, लेकिन इसमें एक बॉडी आपको कैसी लेनी पड़ेगी, चार्ज बॉडी लेनी पड़ेगी, और दूसरी मान लीजिए आपके पास है कैसी हो जाएगी, अनचार्ज बॉडी हो जाएगी। तो चार्ज को अनचार्ज के पास में लाओगे तो उनके बीच में क्या होगा, वो जो चार्ज वाली बॉडी है उसका जो चार्ज है वो उस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अपने पास वाले सरफेस तक खींच के ले आएगा, तो अपने आप दूसरा वाला सरफेस जो है वो ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा उस पे, और फिर बाद में आप उस ऑपोजिट चार्ज को निकाल लीजिए बाहर तो उसके पास चार्ज रह जाएगा। कैसे, प्रोसेस करके देखते हैं। इंडक्शन से सपोज हम चार्ज करते हैं, इंडक्शन से चार्ज करने के लिए मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है जो कि कैसी है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल स्फीयर ले लो। कैसे चार्ज करना वो बता रही हूँ। यहाँ पे हम एक रोड लेके आए इसके पास, ठीक है, और इस पे आपके पास चार्ज कैसा है, मान लीजिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब होता क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है इस न्यूट्रल बॉडी के, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो प्रोटॉन से बैलेंस होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस न्यूट्रल स्फीयर के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब उसने अट्रैक्ट करके वो सिर्फ यहाँ सरफेस तक ला सकता है, लेकिन क्योंकि बाहर से आप एनर्जी तो दे नहीं रहे हो, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपना सरफेस छोड़ के बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन बस ये बिल्कुल इसके पास में आ जाते हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो पीछे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है। ये सिचुएशन होने के बाद हम क्या करेंगे कि इस ग्लास रोड को यहीं पे रहने देंगे, और ये जो बॉडी हमारी हुई है जिसका आधा सरफेस नेगेटिवली चार्ज है और आधा सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, हम इसको करेंगे ग्राउंड, ठीक है। अब आपको ये वाला जो पार्ट है अर्थिंग या फिर ग्राउंड करना, ये हम कंडक्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ, किसी बॉडी को जब उसकी अर्थिंग कर दी जाती है या उसे ग्राउंड कर दिया जाता है तो उस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जो ग्राउंड है उसका पोटेंशियल हम हमेशा क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो लेंगे, इसलिए किसी भी वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू जब हम किसी बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि शुरुआत में जब आपने कनेक्ट नहीं किया, राइट, जब आपने कनेक्ट नहीं किया तब तो इस बॉडी के पास जरूरी नहीं है इसका कुछ पोटेंशियल जीरो ही हो, जाहिर सी बात इसके पास अच्छा खासा चार्ज है तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा ही होगा। तो अभी हम उस पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं अर्थिंग पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि किसी बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल पहले से कितना होता है और कनेक्ट करने के बाद में वो जीरो हो जाता है, तो उस प्रोसेस में बीच बीच में क्या होता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हमने इसको प्लेन वायर से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है तो जहां से आपने इसको कनेक्ट किया है उसके पास वाला जो चार्ज है, पास वाला चार्ज मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ये सारा का सारा निकल के कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। और ये जो इधर वाला नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव ग्लास की रोड ने, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपने रोड से लगा रखा था, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इधर वाले नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स से बांध के रखेगा। इस नेगेटिव चार्ज को बोलेगा कि नहीं, तुम्हें तो मैं अपनी तरफ बांध के रखना चाहता हूं, तो तुम मत छोड़ के जाओ। ये जो पीछे वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन का मतलब
खुद इधर रोड वाला पॉजिटिव चार्ज पीछे वाले पॉजिटिव चार्ज को बोलेगा कि जाओ जाओ, भाग जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रिपेल करूंगा, प्रतिकर्षित करूंगा। तो रिपेल करके धक्का देके भगा देता है और इसको मीडियम भी मिल गया, वायर के अंदर से आराम से ये पॉजिटिव चार्ज निकल के चला जाएगा। तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन कैसी होगी कि इसका पॉजिटिव चार्ज, रोड का तो अभी भी वहीं पे ही है, इसने नेगेटिव चार्ज को बांध के रखा हुआ है और आपका अभी भी ग्राउंड किया हुआ है। अब मैंने देखो पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया, मैंने पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को इस रोड ने धक्का दे दिया था और कहा था चले जाओ, ग्राउंड के पास चले जाओ। तो पॉजिटिव चार्ज जा चुका है, नेगेटिव को ये अभी भी अपनी तरफ बांधे हुए हैं। तो इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस ग्राउंड को ब्रेक करना है, ये कनेक्शन ब्रेक कर दो। कनेक्शन ब्रेक कर दिया तो सिचुएशन क्या रहेगी, सिचुएशन ये रहेगी, ये पॉजिटिव है और आपके पास ये नेगेटिव अभी भी इधर ही है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस रोड को रिमूव कर लीजिए, इस रोड को हटा लीजिए। तो जैसे ही आप इस रोड को हटाओगे तो अब ये नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींच के रखने वाला फोर्स खत्म हो गया। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींचने वाला फोर्स खत्म होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल्शन हो रहा है इनको भी, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा नहीं हो सकते, तो ये यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के सरफेस पे, सॉरी सरफेस पे ही रहता है अपने पास कंडक्टर में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब आपके पास एक ऐसा स्फीयर है जो नेगेटिवली चार्ज है। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे, अब जल्दी जल्दी करते हैं, रोड लेंगे नेगेटिवली चार्ज और उसके पास रखेंगे एक न्यूट्रल स्फीयर, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैंने आपको इससे ऊपर ये चीज बताई थी, अभी प्रीवियस केस में मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होती है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज के ग्राउंड जाने का मतलब ये है कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन का इधर आना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन में लिखा हुआ आता है कि जब आप किसी रोड को नेगेटिवली चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज को रोड रखते हो और यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे यहाँ पे आ गए, तो पीछे क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी हो गई, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन चल के आते हैं और इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से पीछे वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं मिलता है। तो पॉजिटिव चार्ज का ग्राउंड में जाना इज नथिंग बट ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर आना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये उसको पकड़ के रखेगा, तो जब आप ग्राउंड करोगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, इस बार ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कहाँ, ग्राउंड में जाएंगे। ग्राउंड में जाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ग्राउंड वाला वायर भी तोड़ दो, और रोड, पहले ग्राउंड वाला वायर तोड़ना होता है फिर रोड को हटाना होता है, ठीक है। तो रोड को हटाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। अगर मैं आपसे दो डायग्राम बनाऊं, है ना, दो डायग्राम मैं बना रही हूं आपके पास, देखो मैंने नेगेटिवली चार्ज रखा और यहाँ पे मैंने किस स्फीयर रखा, और यहाँ पे मैंने पॉजिटिवली चार्ज रखा और यहाँ पे मैंने स्फीयर रखा, इसको मैंने ग्राउंड किया और इसको मैंने ग्राउंड किया। और मुझे आपसे बस ये सवाल आंसर जानना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों केसेस में किस केस में ग्राउंड से स्फीयर की तरफ होगा। ये सिचुएशन आपके पास ए है और ये सिचुएशन आपके पास बी है। सो माय क्वेश्चन इज कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड टू स्फीयर कौन से केस में होगा, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। किस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस चार्जिंग प्रोसेस में ग्राउंड से स्फीयर की तरफ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ सिचुएशन 1 देखूं तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन वहां पे खुद प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इधर तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन रियल में है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ग्राउंड की तरफ, तो ये सिचुएशन तो हमारा हो गया गलत, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से जा रहे हैं, स्फीयर टू ग्राउंड। आपको क्या चाहिए था, ग्राउंड टू स्फीयर। तो यहां देख लेते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज तो जा नहीं सकता,
तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव का ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देखिए ग्राउंड से स्फीयर की तरफ आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, सिचुएशन बी में इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड से स्फीयर की तरफ आ रहे हैं। सो ये हमारे पास, अच्छा इंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि इंडक्शन से जो चार्जिंग हो रही है, क्या उसमें किसी बॉडी का मास, जो चार्जिंग बॉडी है हमारे पास, उसका मास जो है वो क्या चेंज होगा। सो देखो मुझे एक बात बताइए, ये रोड थी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये था हमारा स्फीयर। अगर मैं आपसे बोलूंगी क्या इसका मास चेंज होगा, क्या इसका मास चेंज होगा, नहीं, क्योंकि देखो इससे रोड से आपने इस दूसरी बॉडी को चार्ज कर दिया, लेकिन चार्जिंग के टाइम पे ना तो इस रोड से कोई भी पॉजिटिव चार्ज निकल के बाहर गया, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आया। तो बिकॉज यहाँ से चार्ज का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, इसलिए इसका मास जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास इसका चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडक्शन में मास चेंज नहीं होता है, जबकि फ्रिक्शन में होता है, कंडक्शन में भी होता है। हाँ, दूसरी बॉडी को क्योंकि आपने ग्राउंड किया है, तो ग्राउंड में या तो इलेक्ट्रॉन गए हैं या ग्राउंड से इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसलिए दूसरी बॉडी का जो मास है वो चेंज होगा, लेकिन रोड का मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना चार्ज किसी को नहीं दिया है, उसने सिर्फ इंड्यूस किया है वहां पे चार्ज। ओके, सो आई होप आपके पास ये चीज समझ में आ गई है। नाउ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन देखिएगा, अ न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर is placed near a negative point charge outside the sphere. The net charge on the sphere is, ऑप्शन ए है नेगेटिव एंड distributed uniformly on the surface of sphere. बी ऑप्शन आपके पास है 0, सी ऑप्शन आपके पास है पॉजिटिव एंड appears only at point on surface of sphere closest to charge. I will explain, है ना, ये क्या है। एंड डी ऑप्शन आपके पास है पॉजिटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, ये क्वेश्चन देखिए। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर था, उसको एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज के पास में रख दिया गया है, और उसके बाद नेट चार्ज उसके पास, स्फीयर के पास नेट चार्ज कैसा आएगा। सिचुएशन को ड्रॉ करती हूँ। तो हमने एक न्यूट्रल स्फीयर रखा है, ठीक है, न्यूट्रल है, मेटल का बना हुआ है और स्फीयर है। इधर रख देते हैं -q चार्ज, पॉइंट चार्ज है। इंडक्शन होगा सबसे पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो सकता, कांटेक्ट नहीं है, कंडक्शन नहीं हो सकता, कांटेक्ट नहीं है, तो इंडक्शन होगा। तो अभी क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। इसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, तो पीछे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें ये नहीं बोला गया है कि इस मेटल के स्फीयर को इन्होंने ग्राउंड किया है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है। देखो, अब क्योंकि ग्राउंड नहीं किया है, तो ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये जाएंगे कैसे और कहां पे जाएंगे, तो बिकॉज ग्राउंड का सिस्टम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों मिलके क्या हो गए, 0। तो नेट चार्ज आपके पास कैसा आएगा, 0। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। बाकी ऑप्शन में आपको देखना ही नहीं है। हाँ, अगर इसको ग्राउंड किया हुआ होता तो हमें आंसर क्या होता, अभी इसी सिचुएशन में अगर मैं बोलती इसको ग्राउंड कर रखा है, तो जो रोड वाला कंसेप्ट वो लग जाता,
कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पीछे वाले ये तो चले जाते ग्राउंड में, और इस न्यूट्रल स्फीयर के पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज आ जाता। लेकिन हमें ग्राउंड नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा 0। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। एक और सवाल इससे कर लीजिए, देखो, जिसमें अब अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो किसका था, इंडक्शन का था। ओके, अभी हमने इंडक्शन का किया, अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें इंडक्शन भी है और कंडक्शन भी है। तो आपके पास देखिए दो स्फीयर इस तरह से है, ये इंसुलेटिंग वो स्टैंड पे रखे हुए हैं, ए है एंड बी है। देखो ये दोनों मेटल के स्फीयर हैं, मेटल के स्फीयर्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सो टू अनचार्ज, और दोनों क्या है आपके पास, अनचार्ज हैं। दो मेटल के स्फीयर हैं, अनचार्ज हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अब हम क्या करते हैं, एक रोड को आप लेके आए हो जो कि नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज रोड को आप ए वाले के पास में लेके आते हैं, और जब आप ए वाले के पास में लेके आते हैं तो आप इसको टच नहीं करते हैं। अब इस प्रोसेस के बाद में आफ्टर दिस सिचुएशन रिजल्ट जो होगा, मतलब ये रोड इसके पास में लेके आएंगे तो उसके बाद सिचुएशन कैसी होगी, तो आपका ऑप्शन ए है कि बोथ ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ए नेगेटिव चार्ज, बी नेगेटिव चार्ज। सी आपके पास है ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, और डी आपके पास है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ये आपको बताना है कि इस सिचुएशन के बाद दोनों के पास कैसा कैसा चार्ज आएगा। सो वेरी इजी, बहुत ही आसान है, जो हमने पढ़ा है वही अप्लाई कीजिए। इस बार क्या हो रहा है, ए एंड बी के बीच में कांटेक्ट बना हुआ है, सो वहां पर कंडक्शन होगा, और जब दो मेटल के बीच में कंडक्शन होता है तो किसी भी एक मेटल के पास जितना भी चार्ज होता है वो सारा का सारा दूसरे वाले कंडक्टर के पास और पहले वाले के पास यूनिफॉर्मली आपके पास क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, रोड ने नेगेटिवली चार्ज रोड के पास है, तो रोड का काम क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना। अब सिचुएशन आपको बताती हूँ, अगर ए और बी दोनों के बीच में कुछ गैप होता तो ये जो रोड होती ये क्या करती, सिर्फ ए के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचती और ए का नेगेटिव चार्ज उसके दूसरे सरफेस पे होता। ठीक है, ये सिचुएशन होती, और फिर बी का पॉजिटिव चार्ज आपके पास, ये जो नेगेटिव है, ए का जो नेगेटिव है, देखो ए का नेगेटिव बी के पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता और बी का नेगेटिव पीछे हो जाता। ये सिचुएशन होती अगर ये दोनों टच नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर अब ये दोनों टच कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं, तो क्योंकि कांटेक्ट में क्या प्रॉब्लम है कि कांटेक्ट में एक बॉडी का चार्ज उस कांटेक्ट के थ्रू दूसरे के पास जा सकता है। तो जब ये रोड नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर होगी तो ये रोड ये से बोलेगी कि देखो भाई, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हो चार्ज को, तो क्योंकि मैं नेगेटिव हूं मुझे अब तुम दोनों का पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो समझना, ए पॉइंट और बी, ए बॉडी और बी दोनों का मिला के जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा ये अपने पहले पास वाले सरफेस तक खींच लेगी, और दोनों का मिला के जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे एंड के अंदर धकेल देगी। तो जो बीच वाला सरफेस है दोनों का, वहां पे आपको चार्ज बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर कांटेक्ट बना हुआ है। तो उस कांटेक्ट के थ्रू आराम से चार्ज जो है ए से बी में जा सकता है, बी से ए में जा सकता है। तो बिकॉज रोड आपने नेगेटिव ली है तो वो दोनों का मिला के पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगी और दोनों का मिला के नेगेटिव चार्ज दूर धकेल देगी। तो आपके पास सिचुएशन कैसी आ जाएगी, आपके पास ए के पास सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के पास कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ये देखिए डी ऑप्शन, ए आपके पास पॉजिटिव, बी आपके पास नेगेटिव। लेकिन यहीं पे अगर कंडक्शन नहीं होता तो ए का आंसर होता 0 और बी का आंसर भी 0, क्योंकि ऊपर वाली सिचुएशन देख लो, ये देखो दोनों का ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट होके। तो सिर्फ एक कांटेक्ट बनाने और ना बनाने से आपका आंसर जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो इस वाले जो क्वेश्चन था इसमें हमने इंडक्शन भी इफेक्ट देखा और कंडक्शन का इफेक्ट भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक बड़ा सा डोम है, ठीक है, और उसको हमने पॉजिटिव चार्ज कर रखा है। ठीक है, एक आपके पास बड़ा सा डोम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये सारा का सारा आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है। इसके पास में आप एक स्फेयर लाते हो, ये स्फेयर है आपके पास जिसको आपने कर रखा है ग्राउंड।
तो ये जो स्फेयर है वो आपके पास कैसा है, एक तो उसको आपने कर रखा है अर्थ और दूसरा आपके पास वो है कंडक्टिंग। नाउ ये पॉजिटिव चार्ज के पास में पकड़ा हुआ है आपने इसको। अभी आपको पूछा जा रहा है Q एंड V ऑन द स्फेयर कितना कितना होगा। Q का मतलब चार्ज एंड V का मतलब पोटेंशियल। तो ये सिचुएशन आपको समझनी है यहाँ पे। ओके, चार्ज और पोटेंशियल इस स्फेयर पे क्या होगा, तो आपके ऑप्शंस है चार्ज की वैल्यूज 3 ही कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ये आपके पास रहेगा, देखो ये हो जाएगा चार्ज और मतलब Q की वैल्यू और V की वैल्यू। पोटेंशियल आपके पास है मान लीजिए 0। B आपके पास हो जाएगा अनचार्ज 0। C आपके पास है चार्ज और वो पोटेंशियल नेगेटिव, और D आपके पास है नेगेटिवली चार्ज और ये पोटेंशियल आपके पास हो जाएगा 0। ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कर लीजिए, पॉजिटिवली। ये देखो 4 ऑप्शन हमारे पास। ये सिचुएशन में जो स्फेयर है उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस स्फेयर को आपने ग्राउंड कर रखा है तो हमें पता है कि जो ग्राउंड का पोटेंशियल होता है वो 0, और बिकॉज दोनों वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा 0। तो जो 0 नहीं है उसको हटा दो लाइन से। तो ये देखो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, और किसी भी ग्राउंडेड स्फेयर की जो पोटेंशियल होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें 0 लेना है। अब हमें केवल चार्ज निकालना है। तो चार्ज में आपके पास तीनों ही ऑप्शन आ गए कि वो अनचार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। सो यहाँ पे अब क्या होगा, प्रोसेस होगा यहाँ पे इंडक्शन। और इंडक्शन में मैंने आपको बताया है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और जो पीछे का पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज किसके पास चला जाएगा, ग्राउंड के पास चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को तो ग्राउंड अपनी तरफ ले जाएगा, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो किसके पास रह जाएगा, स्फेयर के पास। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज रहेगा उसके पास और वो पोटेंशियल उसका खुद का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन के ऊपर की थी। कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। इनके अलावा इससे कुछ भी क्वेश्चन बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट विद कूलम्स लॉ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि 99% चांस है कि आपको उन्हीं से क्वेश्चन मिलेगा, बट देयर इज 1% चांस है। और ये चीज क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये आगे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला, उसमें ये चीजें काम में आती है। इसलिए 2 लेक्चर प्लीज स्किप मत कीजिए। इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कहीं पे नोट डाउन करके रखिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में।